आ रही है। आपको बता दें, यहाँ नासा ने इतिहास रच दिया है। पहली बार किसी प्लैनेटरी डिफेंस टेस्ट यानी कि डार्ट मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस मिशन का मकसद अंतरिक्ष में तैर रहे भारी भरकम उल्कापिंडों को पृथ्वी के लिए खतरा बनने से रोकना था। इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पिछले साल नवंबर में छोड़ा गया नासा का स्पेसक्राफ्ट अपने टारगेट तक सफल तरीके से पहुंच गया। खबर है कि ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से करीब 1 करोड़ किलोमीटर दूर मौजूद डिमाफोर्स नाम के उल्कापिंड से टकराया और इस टक्कर के दौरान स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार करीब 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और फिलहाल ये तस्वीरें आप सीधे टोक्यो से देख रहे हैं, जहां पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस वक्त वो बातचीत कर रहे हैं। द्विपक्षीय वार्ता ये हो रही है जापान के पीएम फुमियो किशिदा के साथ। और कभी सोचा ही नहीं था कि जाने के बाद ऐसी खबर सुनने के नौबत आएगी। आबे सान और उनके साथ आपने विदेश मंत्री के रूप में भी भारत और जापान के संबंधों को नई ऊंचाई पर भी ले गए और बहुत क्षेत्रों में उसका विस्तार भी किया। और हमारी दोस्ती ने एक वैश्विक प्रभाव पैदा करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, भारत और जापान की दोस्ती ने। और इन सब के लिए आज भारत की जनता आबे सान को बहुत याद करती है, जापान को बहुत याद करती है। भारत एक प्रकार से आबे सान को मिस कर रही है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत जापान संबंध और अधिक गहरे होंगे और अधिक ऊंचाइयों को पार करेंगे और हम विश्व में समस्याओं के समाधान में एक उचित भूमिका निभाने के लिए समर्थ बनेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो प्रधानमंत्री और टोक्यो से लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जहां पर उन्होंने जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या हुई थी उस पर खेद भी जताया। और ये यहां पर बातचीत मुलाकात दोनों की हुई है। और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आज अंतिम संस्कार भी है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का। ऐसे में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए दूर दूर से कई सारे राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज टोक्यो पहुंचे हुए हैं, जहां पर कुछ ही देर में लगभग 11 बजे के आसपास जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को ये श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। और उसी के लिए उससे पहले की ये तस्वीरें फिलहाल टोक्यो जापान से, जहां पर वर्तमान प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करते हुए, उनसे मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि शिंजो आबे की पत्नी से भी आज मुलाकात करने वाले हैं पीएम मोदी। दुख की घड़ी में हम मिल रहे हैं, ये उनके द्वारा कहा गया। और यहाँ पर मुलाकात करते हुए फुमियो किशिदा के साथ, जो कि जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। आज शिंजो आबे को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और एक बहुत ही बड़े और प्रखर नेता के रूप में शिंजो आबे को पूरे जापान में याद किया जाता है। 8 जून को जब वो एक रैली कर रहे थे नारा जिले में, तब उस वक्त एक शख्स ने, जो कि 42 साल का था और उनकी कई सारी नीतियों से नाखुश था, इस वजह से उसने उनको गोली मार दी थी। और मौके पर ही वो जब जमीन पर गिरे तो तुरंत उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उस वक्त 6 घंटे की कड़ी मशक्कत की गई थी, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। और इसके बाद 15 जून को पारिवारिक तौर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी, लेकिन आज पूरे राष्ट्र की तरफ से उनको ये श्रद्धांजलि अर्पित की जानी है, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की टोक्यो पहुंच चुके हैं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जो टोक्यो से सामने आ रही हैं, जहां पर फुमियो किशिदा, जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री हैं जापान के साथ, उनके साथ उनकी मुलाकात हो रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि इस धूप की घड़ी में वो आपस इस बार मिल रहे हैं। उधर ईरान में प्रदर्शनों का चेहरा बनी हुई 20 साल की लड़की की मौत की खबर ने आंदोलन की आग में घी डालने का काम कर दिया। दावा है कि वहां की पुलिस ने हदीस नजफी नाम की इस लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी।
जिसके बाद वहां बवाल मच गया। पहले से हिजाब के मुद्दे पर ईरान सुलग रहा था, लेकिन हदीस नजफी की मौत के बाद तो लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हदीस नजफी वही लड़की है जिसके कुछ वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुए थे। एक प्रदर्शन में शामिल होने से पहले बाल बांधते हुए उसका एक वीडियो इंटरनेट पर खूब देखा गया था। इस वीडियो का सीधा मतलब ये था कि वो हिजाब जरूरी करने वाला नियम बिल्कुल नहीं मानेगी। साथ ही पुलिस को खुली चुनौती भी थी कि वो लड़की किसी से नहीं डरती। अपनी इसी बेबाकी के कारण हदीस नजफी वहाँ के युवाओं की आवाज तो बनी ही, हौसला देने वाली ताकत भी बनी। और यही बात ईरान की पुलिस और वहाँ की सरकार की तकलीफ की सबसे बड़ी वजह बन गई। इसीलिए माना जा रहा है कि हदीस नजफी वहाँ की सरकार के निशाने पर थी। सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान हदीस को 6 गोलियां मारे जाने की खबर आई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। वहां के कुछ पत्रकारों ने दावा किया कि सभी 6 गोलियां हदीस के चेहरे और गर्दन के पास मारी गई। बुरी तरह से घबराए हदीस के परिवार वालों ने उसे गुपचुप तरीके से दफन कर दिया और बाद में उसका वीडियो जारी किया गया। लेकिन हदीस की मौत की खबर के बाद से ईरान के कई शहरों में बवाल और भी बढ़ गया। आगजनी की खबरें सामने आने लगी। सरकारी इमारतों के बाहर लोगों की भारी भीड़ दिखने लगी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की फोटो वाले बोर्ड भी भीड़ के गुस्से का शिकार होने लगे। ऐसे वीडियो सामने आए जिनमें प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति की तस्वीर पर गुस्सा निकालते दिखे। वहां की पुलिस अब प्रदर्शनों पर काबू पाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं चूक रही। हदीस अकेली ऐसी लड़की नहीं है जिसकी गोली लगने से मौत हुई हो। अब तक प्रदर्शनों की वजह से 41 लोगों की मौत होने की खबर है। इस बीच ईरान में हिजाब पर छिड़ी क्रांति में इलॉन मस्क की एंट्री हो गई। निजी सैटेलाइट कंपनी स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क के स्टारलिंक प्रोजेक्ट से ईरान में इंटरनेट सेवाएं शुरू हो गई। ऐसा तब हुआ जब आंदोलनों की आग बुझाने के लिए ईरान में इंटरनेट बंद करने का फैसला ले लिया गया था। लेकिन ईरान की सरकार के फैसले को पलटने का काम इलॉन मस्क अमेरिका में बैठे बैठे ही कर देंगे। इलॉन मस्क ने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान में इंटरनेट सेवा शुरू करने वाले हैं, जिसका सीधा मतलब यह है कि वो ईरान के घरेलू मामलों में दखल देंगे। आंदोलन की जिस आग को ईरान दबाने में लगा है उसे इलॉन मस्क भड़काने का काम करेंगे। ईरान को लगता है कि कुछ दिनों के लिए इंटरनेट बंद करके हालात संभाले जा सकते हैं, लेकिन इलॉन मस्क ऐसा होने नहीं देंगे। उनकी कंपनी स्टारलिंक ने अमेरिकी सरकार से मंजूरी भी ले ली है, जिसके बाद वो ईरान में इंटरनेट शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ऐसा इंटरनेट जिसे ईरान की सरकार चाहकर भी बंद नहीं कर पाएगी। ऐसा इंटरनेट जो ईरान के लोगों की ताकत बन पाएगा। ईरान के लोगों और वहां की महिलाओं की आवाज इस इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंच पाएगी। क्योंकि ईरान में अब तक स्टारलिंक इंटरनेट शुरू किए जाने की खबर है। हिजाब के विरोध में प्रदर्शन कर रही एक महिला की मौत के बाद ईरान में आंदोलन और तेज हो गए थे, इसीलिए वहां के कई इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया था ताकि आंदोलन की आग को और फैलने से रोका जा सके। लेकिन महिलाओं पर हो रही ज्यादती के लिए ईरान की आलोचना पूरी दुनिया में होने लगी। हिजाब पहनना जरूरी करने वाले नियम पर वहां पहले से बवाल मचा हुआ था। लेकिन पुलिस की ज्यादती की खबरों के बाद ईरान की महिलाओं को पूरी दुनिया से समर्थन मिलने लगा। इसी के बाद अमेरिका भी एक्शन में आ गया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक ट्वीट किया और डिजिटल क्रांति के आगाज का ऐलान कर दिया। उन्होंने ईरान के लोगों तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए एलन मस्क की कंपनी को लाइसेंस देने की घोषणा कर दी। बाद में पता चला कि मस्क ने भी स्टारलिंक का इंटरनेट ईरान में शुरू करने का ऐलान कर दिया। स्टारलिंक का इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए चलने वाला इंटरनेट है, जिसके लिए न तो लंबी लंबी तारें बिछाने की जरूरत पड़ती है और न ही ऊंचे ऊंचे टावर खड़े करने की। ये एलन मस्क के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि मस्क अपने इस इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया को तेज इंटरनेट देना चाहते हैं। उनकी योजना है कि दुनिया के हर कोने में सुपर फास्ट ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाया जा सके, जो अभी तक मुमकिन नहीं है। अभी धरती पर एक छोर से दूसरे छोर तक इंटरनेट का जाल तारों से जुड़ा है। समुद्र की गहराई तक में तारें बिछी हुई हैं, जिनके जरिए पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। इन तारों के जाल के बाद भी बड़े बड़े टावर लगाने पड़ते हैं। जहां टावर ना लगे हों वहां इंटरनेट की स्पीड काफी कम होती है, और बहुत सारी जगह तो ऐसी हैं जहां अब तक इंटरनेट पहुंचा ही नहीं है। लेकिन इलॉन मस्क का प्लान यह है कि धरती के पास लो ऑर्बिट सैटेलाइट का जाल बिछा दिया जाए। धरती के पास 42,000 सैटेलाइट का जाल बिछाने का प्लान इलॉन मस्क ने बनाया है, और वो पिछले कुछ सालों से लगातार इस प्रोजेक्ट से जुड़े सैटेलाइट भेज रहे हैं। अब तक करीब 2000 सैटेलाइट ही अंतरिक्ष में भेजे गए हैं, लेकिन ये सैटेलाइट धरती के किसी एक कोने में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए काफी हैं। अमेरिका समेत दुनिया के 14 मुल्कों में स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट शुरू किया जा चुका है। वहां लोग इलॉन मस्क का हाई स्पीड इंटरनेट चला रहे हैं। लेकिन इलॉन मस्क के इंटरनेट ने दुनिया को हैरान तब किया जब उन्होंने जंग में झुलस रहे यूक्रेन तक इंटरनेट पहुंचा दिया। जंग शुरू होने के बाद से यूक्रेन में स्टारलिंक का इंटरनेट काम कर रहा है। पुतिन ने वहां का इंटरनेट पूरी तरह काट दिया था। वहां के लोगों की आवाज और यूक्रेन की सही तस्वीर दुनिया तक पहुंचनी मुश्किल थी, लेकिन स्टारलिंक के इंटरनेट ने यूक्रेन को नई ताकत दी। अब ईरान में भी मस्क की एंट्री एक नई पहल है। ईरान का आरोप है कि मस्क का इंटरनेट अमेरिका के लिए एक हथियार बन गया है, जिसे अमेरिका अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करने में लगा है।
पहले यूक्रेन में छिड़ी जंग में रूस के खिलाफ अमेरिका ने स्टारलिंक का इस्तेमाल किया और अब ईरान में भी कुछ ऐसा ही करने वाला है। इधर गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी की घोषणा कर दी। कांग्रेस छोड़ चुके गुलाम नबी आजाद ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया, जिसका नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा गया है। इस मौके पर गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी का झंडा भी लॉन्च किया। नवरात्रि के पहले शुभ अवसर पर हम भी एक नई शुरुआत करें। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में भारी बारिश के बाद सड़क पर अचानक कीचड़ हो गया, जिससे फिसलकर 3 गाड़ियां खाई में गिर गईं। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचों की T20 सीरीज में 2-1 से हराकर टीम इंडिया ने आईसीसी रैंकिंग में अपनी बादशाहत बरकरार रखी। इसके साथ ही भारत ने दूसरे स्थान पर मौजूद इंग्लैंड पर 7 अंकों की बढ़त भी बना ली। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में पहाड़ खिसकने से एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। और मध्य प्रदेश के जबलपुर में 2 ट्रकों की भिड़ंत के बाद उनमें आग लग गई, जिसके बाद ट्रक के ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन ट्रक का कंडक्टर बाहर नहीं निकल पाया और वो अंदर ही फंस गया। ट्रक में लगी आग इतनी भीषण थी कि जलने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस हादसे का जो वीडियो सामने आया उसमें ट्रक बुरी तरह आग की लपटों के बीच घिरा हुआ नजर आया। ट्रक से ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी, जबकि उससे उठने वाला धुआं चारों तरफ फैलता रहा। सड़क पर ट्रक में लगी आग को बुझाने के लिए कुछ लोगों ने कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं बुझा पाए, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाना पड़ा। दमकल कर्मियों ने आग पर पानी की बौछार करनी शुरू की, जिससे तांडव शांत हुआ। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब सड़क किनारे खड़े एक खराब ट्रक से दूसरे की टक्कर हुई। हालांकि गनीमत ये रही कि जिस दूसरे ट्रक में टक्कर हुई उस दौरान कोई बैठा नहीं था। इधर रूस के इज़्विस्क शहर में एक स्कूल पर हुए हमले में 7 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई। वहां एक बदमाश ने स्कूल में ताबड़तोड़ फायरिंग की और इज़्विस्क शहर के स्कूल के गेट पर तैनात गार्ड को गोली मारते हुए अंदर घुसता चला गया। गोलियों की आवाज सुनकर स्कूल में भगदड़ मच गई। स्कूल के हॉल से गुजरते हुए ये बदमाश अलग अलग क्लासरूम में पहुंचा और वहां ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। इस हमले में 10 से ज्यादा छात्र और शिक्षक जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए वहां कई एम्बुलेंस पहुंच गई। बाद में बदमाश ने एक क्लासरूम में जाकर आत्महत्या कर ली। उसकी शर्ट पर स्वास्तिक बना दिखा, जो कि नाजियों की निशानी माना जाता है। ये बदमाश अमेरिका के कोलोराडो में साल 1999 में एक स्कूल में हुई घटना से प्रेरित बताया गया। तब 2 बदमाशों ने अमेरिका के उस हाई स्कूल में फायरिंग की थी, जिसमें कुल 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। बाद में दोनों बदमाशों ने खुदकुशी कर ली थी। इस बीच चीन की धमकी के बावजूद भारत का P-8I विमान हिंद महासागर के छोटे से देश सेशेल्स पहुंचा। भारत का यह विमान सेशेल्स सरकार की गुजारिश पर उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गश्त लगाएगा और चीन के युद्धपोतों और पनडुब्बियों पर नजर रखेगी। P-8I विमान भारत का जासूसी विमान है और इसे सबमरीन हंटर भी कहते हैं। यानी सेशेल्स के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भारत का ऐसा विमान गश्त लगाएगा जो चीन की पनडुब्बियों की हर चाल पर नजर रखेगा। चीन ने इसी डर से सेशेल्स को धमकाया भी था और उससे कहा था कि वो भारत की मदद न ले, लेकिन हिंद महासागर का ये छोटा सा देश नहीं डरा और भारत के P-8I विमान को चीन पर नजर रखने के लिए बुला लिया। वैसे भारत और सेशेल्स के बीच रक्षा संबंध बहुत पुराने हैं। यही वजह रही कि उसने बिना किसी हिचक के चीन से अपनी रक्षा के लिए भारत की मदद ली और भारत के P-8I विमान को चीन पर नजर रखने के लिए बुला लिया। वैसे भारत और सेशेल्स के बीच रक्षा संबंध बहुत पुराने हैं। यही वजह रही कि उसने बिना किसी हिचक के चीन से अपनी रक्षा के लिए भारत की मदद ली, जिसके बाद भारत का सबमरीन हंटर कहा जाने वाला P-8I विमान सेशेल्स के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में तैनात कर दिया गया। यह विमान समंदर में लंबी दूरी तक पेट्रोलिंग कर सकता है और पूरे हिंद महासागर पर बारीक नजर रख सकता है। समंदर में इसकी ऑपरेटिंग रेंज 1200 नॉटिकल मील है और इस एयरक्राफ्ट की अधिकतम रफ्तार 907 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा यह खुफिया और किसी भी तरह के जोखिम से निपटने में सक्षम है, क्योंकि इसमें खतरनाक हार्पून मिसाइलें लोड होती हैं। यही नहीं, इसका रडार सिस्टम इतना ताकतवर होता है कि दूर से ही दुश्मन के युद्धपोत और पनडुब्बियां पहचान सकता है और उन पर हमला कर सकता है। इधर देश भर में नवरात्र की शुरुआत हो गई। 9 दिनों तक होने वाली देवी दुर्गा की पूजा शुरू होते ही दिल्ली और कोलकाता समेत देश भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ जुटने लगी। नवरात्र के मौके पर जम्मू के कटड़ा से वैष्णो देवी भवन तक के रास्ते को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। बहुत ही सुंदर दरबार सजा है माता का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में मेलडी माता मंदिर में पूजा की। 2024 लोकसभा और राज्यसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी के राज्य प्रभारियों की अहम बैठक होने वाली है। जेपी नड्डा की अगुवाई में ये बैठक होगी। संगठन मंत्री बीएल संतोष भी इसमें शामिल होंगे। बैठक में उन राज्यों पर फोकस रहेगा जिनमें बीजेपी की हालत ठीक नहीं है।
हाल ही में कई राज्यों में नए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। ये प्रभारी अपने राज्यों का दौरा भी कर रहे हैं। जेडीयू के साथ गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी अपने दम पर चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं दक्षिण भारत में भी कई राज्य ऐसे हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं। उधर बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें उसके 6 सैनिक मारे गए। पाकिस्तान की सेना का कहना है कि ये एक हादसा था, लेकिन बलोच विद्रोहियों ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर उन्होंने मार गिराया, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 2 मेजर समेत 6 सैनिकों की मौत हो गई, जिनके शवों का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बलूचिस्तान में बलोच विद्रोही खुलकर पाकिस्तान की सेना से लोहा लेते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाए। पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश की जिम्मेदारी भी उन्होंने ही ली और दावा किया कि पाकिस्तान के 6 सैनिक उनके अटैक में मारे गए। लेकिन पाकिस्तान की सेना ये बात नहीं मान रही। उसने इसे हादसा और हादसे की वजह खराब मौसम को बताया। लेकिन बलोच विद्रोहियों ने दावा किया कि जिस समय हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उस समय मौसम बिल्कुल ठीक था। मतलब ये कि बलोच विद्रोही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना झूठ बोल रही है और मामले पर लीपापोती की कोशिश में है, क्योंकि बलोच विद्रोहियों का दावा है कि उन्होंने हरनाई जिले के खोस्त शहर के पास एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। पाकिस्तान की एक वेबसाइट ने भी दावा किया कि बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तान के सैनिकों पर हमला किया था। इससे पहले अगस्त में पाकिस्तानी सेना का एक हेलीकॉप्टर लापता हो गया था और अगले दिन पता चला कि वो हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान में क्रैश हो गया है। यानी बलोच विद्रोही लगातार पाकिस्तान की सेना को टारगेट कर रहे हैं और उसके सैनिकों को मार रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना ये मानने के बजाय असलियत छुपाने में लगी हुई है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन ने अपनी सेना के डेप्यूटी चीफ को सस्पेंड कर दिया है। उनकी जगह अब मारियोपोल में तबाही मचाने वाले जनरल को दी गई है, जिनका नाम है मिखाइल मिजिसेव। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जंग में यूक्रेन का पलड़ा भारी होते देख पुतिन ने मौजूदा सेना प्रमुख को हटाने का फैसला किया। इससे पहले दिमित्री बुल्गाकोव यूक्रेन की जंग से जुड़े सभी फैसले ले रहे थे, लेकिन आरोप है कि उनकी लापरवाही की वजह से वक्त रहते गोला बारूद यूक्रेन में मौजूद रूसी सैनिकों तक नहीं पहुंच पाया, जिसकी सजा पुतिन ने उन्हें इस तरह दी। और अब उनकी जगह मारियोपोल के कसाई के तौर पर मशहूर जनरल मिखाइल को यूक्रेन जीतने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। दावा किया जाता है कि मिखाइल ही वो शख्स हैं जिनके आदेश पर मारियोपोल के स्कूल में रूसी सेना ने हल्ला बोला था। वहीं मशहूर सिनेमा हॉल को बर्बाद करना भी उन्हीं के प्लान का हिस्सा था। आशंका जताई जा रही है कि पुतिन अब यूक्रेन पर और भीषण हमले करने की तैयारी में है, जिसके लिए उन्होंने अपने भरोसेमंद मिखाइल मिजिसेव को सेना के आगे के ऑपरेशन की कमान सौंप दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएफआई से जुड़े लोगों पर लगातार छापेमारी हो रही है और कई ठिकानों पर ये छापेमारी की गई। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इंदौर से 3 और भोपाल से 1 व्यक्ति को पकड़ा गया है। मंगलुरु से भी कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले 8 राज्य कहे जा रहे थे जहां पर पीएफआई से जुड़े तमाम लोगों पर ये छापेमारी हो रही थी। और अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। अमित, आखिर किस आधार पर ये छापेमारी हो रही है? देखिए, कुछ दिनों पहले केंद्रीय एजेंसियों द्वारा सबसे बड़ी जो छापेमारी की गई थी, जिसमें 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद स्टेट पुलिस, अलग अलग राज्य पुलिस के खुफिया विभाग को इनपुट मिला था, जिसके बाद आज यह कार्रवाई की गई। और अभी तक जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक 170 से ज्यादा लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है और 8 राज्य हैं और अभी तक लगातार ये कार्रवाई जारी है। चाहे एंटी टेररिस्ट फोर्स हो या फिर अलग अलग जो राज्यों की पुलिस है जो आतंकवादी गतिविधियों में या खुफिया एजेंसियों में जो विवेचना करती है, वह अभी ये छापेमारी कर रही है। और जो 100 से ज्यादा गिरफ्तारी कुछ दिनों पहले हुई थी, उनके आधार पर जो लीड्स मिली है, अब ये छापेमारी की जा रही है। और अभी कुछ समय बाद जो हिरासत में लिए गए लोगों की तादाद और ज्यादा बढ़ सकती है। कुल आंकड़ों की अगर हम बात करें तो जी, यानी कि हिरासत में लिए गए लोगों की तादाद यहां पर बढ़ सकती है, लेकिन अब भी लगातार छापेमारी जारी है। 8 राज्य ऐसे बताए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली में भी, असम में और गुजरात में भी ये छापेमारी लगातार अब भी चल रही है। इधर केंद्र सरकार ने कुछ और YouTube चैनलों पर कार्रवाई की। केंद्र सरकार ने देश विरोधी और भ्रामक खबर दिखाने वाले 10 YouTube चैनलों पर बैन लगा दिया। लगातार देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ गई, जिसके बाद अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की, जिस पर दोपहर में सुनवाई होगी।
लखनऊ के इटौंजा इलाके में एक ट्रैक्टर ट्रॉली के तालाब में गिरने से उस पर सवार 9 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 37 लोग घायल हो गए। इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया और मरने वालों के घर वालों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। और उधर हरियाणा के यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि कई गांवों में यमुना का पानी घुस गया है। वहां के एक इलाके से इसकी एक डराने वाली तस्वीर भी सामने आई, जहां पर कई मकानों और खेतों में पानी घुस गया। यमुना नदी में उफान आने के बाद से हालात बेहद खराब हैं, जिसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीरें हरियाणा यमुनानगर से सामने भी आई हैं। लोगों के लिए चुनौतियां और मुश्किलें बढ़ गया है, क्योंकि लगातार आसपास के जितने भी इलाके हैं, जो भी क्षेत्र है, वहां पर केवल पानी ही पानी दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। और उत्तर प्रदेश के बहराइच में बारिश न केवल आम लोगों के लिए यानी कि जानवरों के लिए भी मुसीबत का सबब बन गई है। और वायरल वीडियो कतरनिया घाट का गिरिराजपुर बैराज का बताया जा रहा है, जहां पर नदी के तेज बहाव में एक दुर्लभ प्रजाति का सांबर फंस गया। गनीमत ये रही कि नदी में फंसे हुए इस सांबर को लोगों ने देख लिया, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने रस्सी के सहारे सांबर को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला। और अब बात उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की, जहां पर गाजियाबाद से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। बताया गया कि एक आदमी ने अपने बच्चे के लिए पत्नी को गोली मार दी और 2 साल के बच्चे को लेकर मौके से वो फरार भी हो गया। बताया जा रहा है कि पत्नी से नाराज आदमी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पत्नी के साथ वो वहां पर पहुंचा, लेकिन तभी उसकी बहस हो गई, जिसके बाद बात इतनी बिगड़ गई कि उसने उसे गोली मार दी और बच्चे के साथ वहां से फरार हो गया। वहीं जैसे ही इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, जिसके बाद घायल महिला को अस्पताल में पहुंचाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। फरार चल रहे आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 3 टीमें बनाई हैं, जो उसकी तलाश में जुटी हैं। उधर इजरायल कभी अपने दुश्मन रहे यूएई को एक एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम बेचने जा रहा है। इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम स्पाइडर है। अहम बात यह है कि इजरायल की यूएई को यह मदद तब मिलने जा रही है जब उसके पास पहले से मौजूद अमेरिका के थार्ड और पेट्रियट जैसे दमदार डिफेंस सिस्टम उसकी हिफाजत करने में फेल हो चुके हैं। लेकिन माना जा रहा है कि इजरायल का स्पाइडर मोबाइल इंटरसेप्टर यूएई के दुश्मनों को धूल चटा देगा, क्योंकि वो ऐसा तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि एक से बढ़कर एक विमान, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को ढेर कर सकता है। यूएई बीते कुछ वक्त से यमन के शिया हूती विद्रोहियों के निशाने पर है। वो कई बार यूएई में ड्रोन अटैक कर चुके हैं और अमेरिका के थार्ड और पेट्रियट जैसे सिस्टम यूएई को उनके हमलों से बचाने में नाकाम रहे हैं। अरब देशों से दशकों की दुश्मनी बाद 2 साल पहले ही इजरायल और यूएई के बीच कूटनीतिक रिश्ते शुरू हुए हैं। ऐसे में यूएई ने अपने नए नवेले दोस्त इजरायल की तरफ उम्मीद से देखा और इजरायल ने भी उसे निराश नहीं किया। इस बीच खबर है कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के सोल के दौरे से पहले उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने मिसाइल दाग दी। ये बैलिस्टिक मिसाइल उत्तर कोरिया की तरफ से एक दिन पहले दागी गई थी, ऐसे वक्त पर जब दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेना का सैन्य अभ्यास शुरू होना था। और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का दक्षिण कोरिया दौरा भी तय है, लेकिन बताया जा रहा है कि उससे पहले किम जोंग उन ने बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। दक्षिण कोरिया का अमेरिका की सेना के साथ मिलकर 29 सितंबर तक युद्धाभ्यास होना है और इसीलिए परमाणु शक्ति से लैस अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिण कोरिया पहुंच गया, जिसके बाद उत्तर कोरिया की तरफ से मिसाइल फायर करने की खबरें सामने आई। ऐसे में किम के इस कदम को उकसावे की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि उत्तर कोरिया की तरफ से मिसाइल फायर किए जाने के बाद दक्षिण कोरिया भी एक्टिव मोड में आ गया और इस पर तुरंत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। दक्षिण कोरिया ने इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन बताया और दावा किया कि किम ने प्योंगयांग के पास कम दूरी तक जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, जिसने 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर 600 किलोमीटर तक उड़ान भरी, जो उत्तर कोरिया के पूर्वी समुद्री तट में जाकर गिर गई। उधर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान सरकारी सुरक्षा नहीं लेंगे। खबर है कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने सरकार से मिली सुरक्षा लौटा दी है। उनके साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने भी सुरक्षा लेने से मना कर दिया। आज हम लोगों ने 3 घर वापस कर लिए और जब उन्हें जरूरत होगी या जब वो बुलवाएंगे तो हम उन घरों को भेज देंगे। खबर है कि पीएफआई के निशाने पर आरएसएस और बीजेपी के कई बड़े नेता थे। सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते पीएफआई पर एनआईए की कार्रवाई के दौरान पकड़े गए लोगों से पूछताछ में साजिश का पता चला है। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक मकान की दीवार गिरने से 5 बच्चे मलबे के नीचे दब गए, जिनमें 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 3 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। और कैरेबियाई द्वीप ग्रैंड केमन से डराने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां पर तूफान और तेज बारिश ने भारी तबाही मचाई।
डेयान नाम के इस हरिकेन का सबसे ज्यादा असर ग्रैंड कैमन के इलाकों में देखने को मिला है, जहां घंटों हुई मूसलाधार बारिश से कई इलाके पानी पानी हो गए। जहां जहां से होकर ये तूफान गुजरा, उसने वहां की तस्वीर बदल कर रख दी। ग्रैंड कैमन से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां तूफान से मची तबाही का मंजर साफ देखा गया। जहां इस ताकतवर तूफान ने पूरे शहर की सूरत ही बिगाड़ कर रख दी। जिस वक्त ये तूफान समुद्र तट से टकराया, वहां जोरदार हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। शहर की ज्यादातर सड़कें किसी नहर की तरह नजर आईं। तूफान की वजह से कई जगहों पर बिजली के खंभे उखड़ गए और इस वजह से शहर के कई इलाके अंधेरे में डूब गए। मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया था कि तूफान की टकराते वक्त हवाओं की रफ्तार करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रह सकती है, जो सही साबित हुई। तूफान गुजरने के बाद की जो तस्वीर सामने आई, उसमें शहर के अलग अलग इलाकों में भारी भरकम पेड़ सड़कों पर गिरे हुए दिखाई दिए। अब इस तूफान को देखते हुए अमेरिका के फ्लोरिडा में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आशंका है कि ये तूफान 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये तूफान फ्लोरिडा के तट से टकरा सकता है, जिससे भारी नुकसान की आशंका है, जिसको देखते हुए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। और बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां पर दाऊद इब्राहिम के साथी रियाज भाटी को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने रियाज भाटी को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर सीधे मुंबई से, कारोबारी से अवैध वसूली करने का इस पर आरोप भी है और दाऊद इब्राहिम का ये साथी है, उसका बेहद करीबी भी माना जाता है, जिसकी गिरफ्तारी अब मुंबई पुलिस ने की है। अंधेरी से इसको पकड़ा गया था। जैसे ही इसकी जानकारी उनको मिली कि वो अंधेरी में मौजूद है, तुरंत टीम वहां पर पहुंचती है और उसको गिरफ्तार किया जाता है। मुंबई में दाऊद का साथी गिरफ्तार हो गया है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, मुंबई पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने रियाज भाटी को गिरफ्तार किया है। और रियाज भाटी पर आपको बता दें, कई तरीके के आरोप इस पर पहले लग चुके हैं। अवैध वसूली करने का आरोप इस पर लग चुका है और बेहद करीबी भी माना जाता है इसको दाऊद इब्राहिम का। तो ऐसे में उसका बड़ा साथी गिरफ्तार हो चुका है। तो बड़ी खबर सीधे मुंबई से आप देख रहे हैं। उधर फिलीपींस में आए तूफान नोरू ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। वहां इस तूफान की वजह से जबरदस्त बारिश हुई, जिसकी वजह से कई शहरों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। राजधानी मनीला के कई इलाकों में तो घुटनों से ऊपर तक पानी जमा हो गया, जिसने लोगों के घरों में भी कब्जा जमा लिया। हालात ऐसे हो गए कि जिन लोगों के घर ग्राउंड फ्लोर में थे, उनके सामने घर छोड़ने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। तो वहीं जो ऊपर की मंजिलों में रहते थे, वो घरों में ही कैद होने पर मजबूर हो गए। जानकारी के मुताबिक वहां इस तूफान की वजह से ऐसी तबाही मची कि सरकार के भी हाथ पैर फूल गए। कुछ जगहों पर तो इसकी वजह से जमीन का हिस्सा भी खिसक गया, जिसके बाद कई हाईवे बंद करने पड़े। वहां जमीन खिसकने के बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जिसके बाद लोगों को वहां जाने से रोक दिया गया। इस बीच लंदन पहुंची पाकिस्तान की मंत्री को जबरदस्त बेइज्जती झेलनी पड़ी। वहां रहने वाले पाकिस्तान के लोगों ने मंत्री मरियम औरंगजेब को सड़क पर ही घेर लिया और उन्हें चोर कहकर बुलाने लगे। असल में मरियम जब लंदन की एक कॉफी शॉप पहुंची तो कुछ पाकिस्तानी लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान सदी की सबसे भयानक बाढ़ से जूझ रहा है और सरकार के मंत्री जनता के पैसों से महंगी महंगी कॉफी पी रहे हैं। एक शख्स तो बाकायदा लाउडस्पीकर पर मरियम को चोर बताने लगा, तो वहीं कुछ महिलाओं ने उनके बगैर हिजाब घूमने पर भी आपत्ति जताई। हालांकि मरियम इस नारेबाजी के बीच आराम से कॉफी पीती नजर आई, जिसके कुछ देर बाद उन्होंने एक प्रदर्शनकारी महिला से बात की और उन्हें इस तरह से विरोध जताने से मना किया। और राजस्थान में सियासी संकट पार्ट 2 जारी है। ताजा घटनाक्रम इस बात का सबूत है कि कांग्रेस में चुनाव के बाद से चली आ रही गुटबाजी अब भी जारी है। अशोक गहलोत खेमे के विधायकों के बगावती तेवरों पर कांग्रेस हाईकमान सख्ती बरतने के मूड में देखा जा रहा है। दोनों पर्यवेक्षकों मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन से सोनिया गांधी ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और उसके बाद कार्रवाई के संकेत दिए हैं। अजय माकन दोपहर 12 के आसपास अपनी ये रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपेंगे। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया दाखिल होने तक अब राजस्थान में यथास्थिति बनी रहेगी। वहीं सवाल खड़े करने वाले विधायकों पर अजय माकन की रिपोर्ट पर फैसला सोनिया गांधी करेंगी। सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज पे मेरा चार्ज है कि वो पक्षपातपूर्ण तरीके से यहाँ के विधायकों से बात कर रहे थे और उनको इन दिनों में कई दिनों से लगातार ये सूचनाएं आ रही थी कि वो सचिन पायलट साहब के पक्ष में जो है प्रचार करने के लिए जो है कहा करते थे।
जुड़ने के लिए कहा करते थे, विधायकों को जुड़ने के लिए कहा करते थे। हमारे पास इस बात के सबूत हैं। कांग्रेस की अंतर्कलह थमने को है ही नहीं। संसदीय कार्य मंत्री का सार्वजनिक तौर पर यह बयान कि यहाँ के प्रभारी अखिल कांग्रेस कमेटी के महामंत्री यहाँ एक षड्यंत्र पूर्वक सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने आए थे, उन्होंने ऊपर चार्ज लगाया, ये इस बात का द्योतक है। अब ये लड़ाई बीच चौराहे तक पहुंच चुकी है। ये नौटंकी, त्यागपत्र की नौटंकी मैं समझता हूं राजस्थान के लिए इतनी अहितकर होगी कि इस कांग्रेस अब सरकार अब सबसे बड़ी हार की ओर बढ़ेगी राजस्थान के अंदर। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 7 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन ना ही ज़ेलेंस्की हार मानने को तैयार है, ना ही पुतिन पीछे हटने के लिए राजी हैं। लेकिन इन सब के बीच ये खबर है कि रूस में राष्ट्रपति पुतिन के एक फरमान के खिलाफ विद्रोह तेज हो गया है। यूक्रेन में कई मोर्चों पर हार के बाद कुछ दिन पहले पुतिन ने अपने 3 लाख सैनिकों को लड़ाई में भेजने का ऐलान किया था, जिसका विरोध लगातार तेज होता दिख रहा है। रूस में आंदोलन तेज हो चुके हैं। पुतिन के फरमान के खिलाफ लोग अलग अलग तरीके से गुस्से का इजहार कर रहे हैं। लोगों के गुस्से की ऐसी ही एक तस्वीर इरकुत्स्क इलाके से सामने आई, जहां सेना की भर्ती के दफ्तर में घुसकर एक शख्स ने फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में रूसी सेना का एक अफसर गंभीर रूप से घायल हो गया। पुतिन के खिलाफ विद्रोह की एक ऐसी ही तस्वीर दक्षिण पश्चिमी रूस से भी सामने आई। वहां एक शख्स ने एक रिक्रूटमेंट ऑफिस को आग लगा दी, जिसके लिए पहले उसने अपनी कार को पीछे की ओर ले जाते हुए इमारत के दरवाजे से टकरा दिया। इसके बाद उसने पेट्रोल बम फेंककर इमारत को आग के हवाले कर दिया। और रूस के लोगों के इस गुस्से की वजह है पुतिन का वो भाषण जिसमें उन्होंने दुनिया के सामने 3 लाख सैनिकों को यूक्रेन भेजने की बात कही थी। माना जा रहा है कि इन 3 लाख फौजियों में 2 लाख रिजर्व सैनिक हो सकते हैं, मतलब ऐसे सैनिक जिन्हें केवल इमरजेंसी होने पर जंग के मैदान में भेजा जाता है। इन रिजर्व सैनिकों को हथियार चलाना भी आता है और इन्होंने लड़ने की भी ट्रेनिंग ली होती है, लेकिन ये दूसरे सैनिकों जितने पारंगत नहीं होते। जबकि जंग की शुरुआत में जिन सैनिकों को यूक्रेन भेजा गया था वो रूस की फौज के सबसे बहादुर सैनिक थे। उनमें भी 55,000 सैनिकों की मौत की खबर आ चुकी है। मतलब यह कि रूस ने अपने सबसे माहिर सैनिकों में अब तक 55,000 को खो दिया। सीधा मतलब यह कि जब वो सैनिक अपनी जान नहीं बचा पाए तो रिजर्व फौजी उसी जंग में उसी दुश्मन का मुकाबला कैसे करेंगे। यही वजह है कि रूस में लोगों ने पुतिन के फरमान के खिलाफ विद्रोह तेज कर दिया। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे पुतिन उन्हें जबरदस्ती मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। उधर खबर है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने विदेशी मदद लाने में नाकाम रहने पर अपने वित्त मंत्री की छुट्टी कर दी। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि उन्होंने अपने भाई और पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की सलाह पर यह फैसला लिया। और खबर है कि इस फैसले पर लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बीच हुई लंबी बैठक के बाद मोहर लगी। इस बैठक में वित्त मंत्री पद से हटाए गए मिफ्ता इस्माइल और उनकी जगह वित्त मंत्री बनाए गए इसहाक डार भी मौजूद थे और बैठक के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा नवाज शरीफ को सौंप दिया। हालांकि मिफ्ता इस्माइल को हटाए जाने की अटकलों ने तभी जोर पकड़ लिया था जब पिछले दिनों नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के बीच हुई बातचीत का एक ऑडियो लीक हुआ था, जिसमें मरियम अपने चाचा से वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल की शिकायत करती सुनाई दी थी। जबकि इस दौरान उन्होंने इसहाक डार की तारीफ भी की थी, जो नवाज शरीफ के रिश्तेदार भी हैं। असल में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का निर्वाचन आयोग तय समय से 1 साल पहले, मतलब इसी साल अक्टूबर में चुनाव कराने की तैयारी में है। और खबर है कि नवाज शरीफ भी अपनी पार्टी PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए प्रचार करने के लिए पाकिस्तान लौट सकते हैं। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में महंगाई से हाहाकार मचा है, उससे लोग सत्ताधारी पार्टी PMLN पर भड़के हुए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि मिफ्ता इस्माइल को पद से हटाकर पार्टी विदेशों से आर्थिक पैकेज नहीं मिलने का सारा ठीकरा उन पर फोड़ने की तैयारी में है, क्योंकि एक ओर डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया लगातार गोते खा रहा है, दूसरी ओर देश का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान के पास न तो कर्ज चुकाने के पैसे हैं, न ही दूसरे देशों से सामान आयात करने के। और रही सही कसर पिछले दिनों आसमान से बरसी आफत ने पूरी कर दी, जिसने कर्ज में दबे पाकिस्तान में ऐसा तांडव किया कि लाखों लोग बेघर हो गए। और पाकिस्तान की मुश्किल यह है कि उसके जिगरी दोस्तों ने भी आर्थिक मदद देने से किनारा कर लिया है। उनमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और चीन शामिल हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को कर्ज देने से कन्नी काट ली, जिसके लिए वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल के काम करने के तरीके को जिम्मेदार ठहराया गया और उनकी छुट्टी कर दी गई। क्योंकि खबर है कि IMF भी पाकिस्तान को आर्थिक पैकेज देने में आनाकानी कर रहा है। मतलब ये कि सत्ता परिवर्तन होने के बाद भी पाकिस्तान की किस्मत बदलने का नाम नहीं ले रही। ऊपर से विदेशी कर्ज लगातार बढ़ रहा है और दावा तो ये तक किया जा रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ महीनों में पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। ऐसे में जानकारों का मानना है कि सिर्फ वित्त मंत्री बदलने भर से फिलहाल PMLN या पाकिस्तान की मुसीबतें कम नहीं होने वाली हैं।
इधर यूपी में अवैध खनन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। यूपी में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया। साथ ही पुलिस को इसके खिलाफ अभियान चलाने और 10 दिन के अंदर रिपोर्ट भेजने का भी निर्देश दिया गया। पीएफआई की टेरर फंडिंग मामले में युवाओं को भड़काने के आरोपी अब्दुल माजिद को एसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। जयपुर पुलिस ने इलेक्ट्रिक स्कूटर की डीलरशिप देने के बहाने कई लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। इस मामले के एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने करीब 1.5 करोड़ की ठगी अलग अलग लोगों के साथ करी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पीएफआई के 19 सदस्यों की एनआईए हिरासत 5 दिन के लिए बढ़ा दी। और राजस्थान में सियासी संकट पार्ट 2 लगातार जारी है। ताजा घटनाक्रम इस बात का सबूत है कि कांग्रेस में चुनाव के बाद से चली आ रही गुटबाजी अब भी जारी है। अशोक गहलोत खेमे के विधायकों के बगावती तेवरों पर कांग्रेस हाईकमान सख्ती बरतने के मूड में देखा जा रहा है। दोनों पर्यवेक्षकों मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन से सोनिया गांधी ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और उसके बाद कार्रवाई के संकेत दिए हैं। अजय माकन दोपहर 12 के आसपास अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को दे देंगे। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया दाखिल होने तक अब राजस्थान में यथास्थिति बनी रहेगी। वहीं सवाल खड़े करने वाले विधायकों पर अजय माकन की रिपोर्ट पर फैसला सोनिया गांधी करेंगी। सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज पे मेरा चार्ज है कि वो पक्षपातपूर्ण तरीके से यहाँ के विधायकों से बात कर रहे थे और उनको इन दिनों में कई दिनों से लगातार ये सूचनाएं आ रही थी कि वो सचिन पायलट साहब के पक्ष में जो है प्रचार करने के लिए जो है कहा करते थे, जुड़ने के लिए कहा करते थे, विधायकों को जुड़ने के लिए कहा करते थे। हमारे पास इस बात के सबूत हैं। कांग्रेस की अंतर्कलह थमने को है ही नहीं। संसदीय कार्य मंत्री का सार्वजनिक तौर पर यह बयान कि यहाँ के प्रभारी अखिल कांग्रेस कमेटी के महामंत्री यहाँ एक षड्यंत्र पूर्वक सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने आए थे, उन्होंने उन पर चार्ज लगाया। ये इस बात का द्योतक है। अब ये लड़ाई बीच चौराहे तक पहुंच चुकी है। ये नौटंकी, त्यागपत्र की नौटंकी मैं समझता हूं राजस्थान के लिए इतनी अहितकर होगी कि इस कांग्रेस अब सरकार अब सबसे बड़ी हार की ओर बढ़ेगी राजस्थान के अंदर। उधर राजस्थान में अशोक गहलोत की जगह पर अगला मुख्यमंत्री कौन हो, इस पर पेच फंस गया, क्योंकि गहलोत ने बोल दिया कि राज्य में विवाद खत्म होने पर ही वो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे और अपना पद किसी गद्दार के लिए नहीं छोड़ेंगे। यानी गहलोत इशारों में सचिन पायलट को गद्दार बोल रहे थे। आखिर क्या है राजस्थान कांग्रेस में चल रही इस खींचतान की कहानी, आपको बताते हैं। क्यों है राजस्थान कांग्रेस में झगड़ा? ये बात करीब तय मानी जा रही थी कि गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनते ही पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। क्योंकि हाईकमान ऐसा ही चाहता था, लेकिन न गहलोत को और न उनके समर्थक विधायकों को यह बात मंजूर थी, क्योंकि यह बात किसी से नहीं छिपी कि गहलोत और पायलट की नहीं पड़ती। और इसी वजह से राजस्थान कांग्रेस में यह नया झगड़ा शुरू हुआ। कैसे बढ़ गया यह झगड़ा? अब गहलोत के समर्थक विधायकों को पायलट अपने नेता के तौर पर कबूल नहीं, इसलिए गहलोत कैंप के 76 विधायकों ने इस्तीफा सौंप दिया, जिसके बाद गहलोत ने भी बोल दिया कि वो कुर्सी तभी छोड़ेंगे जब राजस्थान में विवाद खत्म होगा। मतलब गहलोत ने विरोध की आग बुझाई नहीं, बल्कि उसमें घी डाल दिया। कौन है इस खींचतान का जिम्मेदार? वैसे खबर है कि गहलोत चाहते थे कि वो कांग्रेस अध्यक्ष और राजस्थान का सीएम पद दोनों संभालें, लेकिन एक शख्स एक पद वाले फॉर्मूले पर यह बात फिट नहीं बैठती, इसलिए गहलोत ने अपने 3 करीबियों गोविंद सिंह डोटासरा, प्रताप सिंह खाचरियावास और शांति धारीवाल का नाम आगे बढ़ा दिया। लेकिन आला कमान पायलट का नाम सोच चुका था, जो गहलोत को कतई मंजूर नहीं था। कब शुरू हुआ यह झगड़ा? पायलट और गहलोत का झगड़ा तब सबके सामने आया जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, यानी 2018 में। पायलट को गहलोत ने आला कमान के दबाव में डिप्टी सीएम तो बना दिया, लेकिन वैसी पावर और इज्जत नहीं दी जिसकी वजह से पायलट ने 2020 में बगावत कर दी थी और गहलोत सरकार गिरते गिरते बची थी। तभी से यह बात जग जाहिर हो गई थी कि पायलट और गहलोत एक दूसरे को पसंद नहीं करते। क्या है इस बार की कलह की असली वजह? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ गहलोत है, क्योंकि माना जा रहा है कि गहलोत राजस्थान में किसी और को सीएम का पद सौंपना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका मानना है कि राजस्थान में सत्ता वापसी के लिए जरूरी है कि फिलहाल किसी ऐसे शख्स को जिम्मेदारी न मिले जो पार्टी में फूट की वजह रहा। कहां सुलझेगा राजस्थान का विवाद? ये विवाद अगर कोई सुलझा सकता है तो वो है आला कमान।
हाईकमान ने अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को जयपुर भेजा भी था, लेकिन गहलोत माकन से मिले तक नहीं। पता चला कि उनकी रिपोर्ट में गहलोत के लिए अच्छी बातें नहीं लिखी हैं, जिसके आधार पर गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से ही बाहर कर दिया गया। इस बीच खबर है कि बम्बिया